नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय भारत की सारी राजनीति बिहार की तरफ घूमी हुई है। गुजराती भी पूछ रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं बिहारी, मराठी भी पूछ रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं बिहारी। देखिए, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई लिहाज से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें कास्ट सर्वे का पहला असर दिखाई देगा। नीतीश कुमार की ढलान का असर भी शामिल होगा और नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा संघ में छाए असमंजस का भी। आखिर क्या करने जा रहा है 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार? क्या नीतीश बिहार की राजनीति से उखड़ने वाले हैं? और उखड़ने वाले हैं तो कौन उखाड़ेगा, खुद बीजेपी या फिर महागठबंधन? देखिए, अगर जाति के आधार पर किसी राज्य में सबसे तगड़ी राजनीति होती है तो वो है बिहार। दूसरे, बिहार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों दोनों के लिए उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा मैदान है। इस लिहाज से बिहार का होने वाला विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। सियासी दांव और जनता की उम्मीदें सीधे सीधे टकराती नजर आ रही। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी अलग है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ एक तीसरी पार्टी जनसुराज बहुत तेजी से उभरी है। प्रशांत किशोर इसके नेता हैं। सारे लोगों के दिमाग में बिहार की राजनीति को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, बीजेपी का या आरजेडी का? आम आदमी पार्टी का बिहार में चुटकी भर भी आधार नहीं है, लेकिन उसने सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। कहां से? गुजरात से। कुछ ना कुछ वोट तो वो काटेगी भी। इस लिहाज से यह चुनाव बिहार की राजनीति और इसके लोगों के भविष्य को नई दिशा दे सकता। कौन होगा अगला नेता बिहार का? बिहार की राजनीति को आंकने से पहले एक बात समझ लेना बड़ा जरूरी है, वो ये कि सेहत को लेकर तमाम चर्चाओं और विवादों के बावजूद, अटकलों के बावजूद नीतीश कुमार बिहार चुनाव की धुरी हैं और सबसे बड़े नेता भी हैं। उन्होंने सड़क और बिजली जैसे विकास कार्यों को बढ़ावा जरूर दिया है, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने के कारण उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। सी वोटर ने पिछले दिनों एक सर्वे कराया। यह सर्वे कहता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता 60% से घटकर 16-17% के आसपास रह गई। लेकिन यह नहीं भूला जा सकता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीती। इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को 12-12, एलजेपी रामविलास को 5 और हमको 1 सीट मिली थी। लेकिन इसके बाद गंगा पुनपुन बटाने में बहुत सारा पानी बह चुका है। बीजेपी को लगता है कि मोदी में अभी भी करिश्मा बचा हुआ है। इसमें अगर आरएसएस का समर्थन भी मिला लिया जाए तो वो नीतीश को ठिकाने लगाकर अकेले दम पर खड़ी हो सकती है बिहार में। पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 36 में से 21 विभागों पर उसके कब्जे से ये बात सामने भी आती है, नजर भी आता है। अब दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। इस बार इसमें विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं साथ में। 2020 में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उन्होंने इस बार अखिलेश यादव वाली लाइन पकड़ ली है। माई बाप यानी मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब, यह पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश है, छटपटाहट है। हालांकि बिहार में यादव 14% और मुस्लिम लगभग 18% है। ये दोनों अगर मोटे तौर पर एकजुट रहे तो दलितों के एक हिस्से को मिलाकर अपने आप में बहुत मारक समीकरण है। लेकिन अगर इसमें महादलित और गैर यादव पिछड़ों का कुछ हिस्सा भी जुड़ जाता है तो नीतीश कुमार और बीजेपी के संगठित वोट बैंक में बड़ी दरार पड़ सकती है। महागठबंधन लोकसभा चुनाव की गलतियों से उबरने की कोशिश कर रहा है, खासकर कांग्रेस। 2024 में उसने केवल 9 लोकसभा सीटें जीती, आरजेडी 4, कांग्रेस 3 और भाकपा माले 2। 2024 के लोकसभा नतीजे बिहार के मतदाताओं के मूड को दर्शाते जरूर हैं, लेकिन इसके बाद हालात तेजी से बदले हैं। नीतीश का लौ कुश वोट बरकरार भी है, नजर आता है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग छिटका है। यही वजह है कि एनडीए 2019 की 39 सीटों से 30 पर आ गया। बीजेपी को
शाहाबाद और मगध में कोयरी वोटों के आरजेडी की ओर खिसकने से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। औरंगाबाद जैसा बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला किला तेजस्वी की ओर झुके ईबीसी और युवा अपील पर टूटकर बिखर गया। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी को लेकर वही जादू अभी भी बरकरार है बिहार में, और क्या उन्होंने इसमें इजाफा किया या फिर इसमें कोई कटौती हुई है? यह सवाल इसलिए अहम है कि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में एनडीए ने बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज में क्लीन स्वीप किया। बेलागंज की सीट सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने से खाली हुई थी, लेकिन एनडीए की मनोरमा देवी ने उनके बेटे को 21,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जनसुराज 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहा। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, बातें चाहे जो हो जाए। प्रशांत किशोर जनसुराज को इस बार हर कीमत पर स्थापित करना चाहते हैं, हालांकि ये उनका पहला पूर्ण चुनाव होगा। प्रशांत जाति मुक्त शासन का वादा करते हैं। अरविंद केजरीवाल वाली ये लाइन है। अक्टूबर 2024 में ही इस पार्टी की नींव रखी गई थी। बहुत नई पार्टी है, बावजूद इसके इसने नवंबर 2024 के उपचुनाव में 10% वोट शेयर हासिल किया। इसको दरकिनार नहीं कर सकते। चारों सीटें हार जाने के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य पर इसका जोर शहरी युवाओं को आकर्षित करता है और आगे और कर सकता है। इस बार तय यह भी होना है कि क्या बिहार के लोग जाति का सांचा तोड़ने को तैयार होंगे पीके के कहने से। 2023 में जब नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे तो कास्ट सर्वे कराया था। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में अति पिछड़े 36%, ओबीसी 27%, दलित 19% और आदिवासी लगभग 2% है। यह गैर सवर्ण आबादी 84% से ज्यादा बनती है। इसमें सबसे बड़ी जाति है यादव 14.25% के आसपास और कोयरी 4.25%। 15% अगड़ी जातियों में ब्राह्मण 3.25% के आसपास और राजपूत 3.5% है। नीतीश की लौकुश रणनीति कुर्मी कोयरी गठजोड़ बनाकर आरजेडी के मुस्लिम यादव आधार को चुनौती देती रही है, यह बात सच है। माई बाप रणनीति ईबीसी और एससी वोटों को लुभाने की कोशिश है, यह भी सच है। लेकिन 2024 में इसका असर न के बराबर रहा लोकसभा चुनाव में। अब देखिए बीजेपी क्या करेगी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वो चैंपियन रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर मारने की घटना और इसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को भुनाया जाए। लेकिन यह बुरी तरह बैकफायर भी कर सकता है। बीजेपी से राष्ट्रवाद की जीत जरूर बता रही है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि पहलगाम की घटना किसकी नाकामी की वजह से घटी और उसे अंजाम देने वाले आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। आरोपियों के स्केच तक गलत जारी कर दिए गए। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद 48 घंटे के भीतर सीज फायर करना मोदी की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने 19 बार बोल दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर मैंने कराया और इसके लिए दोनों देशों के प्रधानों को डांट लगाई। नरेंद्र मोदी ने इसका एक बार भी प्रतिवाद नहीं किया, जवाब नहीं दिया। एक बात और सबसे जरूरी, इस बार भी महिलाओं की भूमिका बिहार में बहुत बड़ी होगी। नीतीश कुमार की शराबबंदी की वजह से वो अभी तक उनके पीछे लामबंद रही है, लेकिन क्या उनका समर्थन इस बार भी कायम रहेगा? आरजेडी आर्थिक सहायता के वादों के साथ महिलाओं को आकर्षित करने में जुटी हुई है। एक बात और, आरजेडी कांग्रेस दोनों ने अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाई है। बीजेपी की डिजिटल रणनीति और आरजेडी के ग्रामीण व्हाट्सएप नेटवर्क के बीच कांटे की टक्कर भी तय है। लेकिन अगर किसी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है तो नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इसका असर 2029 के लोकसभा चुनावों तक जाएगा। एनडीए की जीत बीजेपी और नीतीश दोनों को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर महागठबंधन उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है तो बीजेपी के लिए गुजरात का किला बचाना मुश्किल हो सकता है और बिहार के तुरंत बाद बंगाल का चुनाव है, इसे मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।